All right, guys. Now we'll continue with the next question. Illustration 5.2. अक्षिता जी, आप मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ें। Satija company has the following और नहीं capital ओए, structure. तू भूल गई लड़की। चल मैं पढ़ के बताता हूँ, आज अगला पढ़ दियो। सर को चाहिए मराठी में तुला का पाहिजे। यस, देखो संजय तो मेरी उसको आदत हो चुकी है, उसको पता है सब बेकार से आदमी है। पहले कहते हैं भाटी वाट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड अपने दिमाग में, ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए निकालो, ठीक है। आई रिपीट, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए निकालो। जब आपने वर्ड एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बोला, इसका मतलब है बुक वैल्यू वेट्स। इसका मतलब है उत्तर बुक वैल्यू वेट्स। याद करो, मैंने बोला था वेट्स कैन बी बुक वैल्यू, वेट्स कैन बी, बोलो बच्चों, वेट्स कैन बी बुक वैल्यू, वेट्स कैन बी Market value. थैंक यू। नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन. Question says, Satija company has the following capital structure as on blah blah. मतलब capital structure मतलब debt equity mix. Yes, sir. और आपको पता है जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने कहा था वेटेड एवरेज कॉस्ट। देखो ये बातें ना आपको साथ साथ अपने आप से कर लेनी चाहिए। सर ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला बोला था समीशन WH अपॉन समीशन W। फिर W स्टैंड्स फॉर वेट, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एंड X कैन बी KD, KP, KE, KR, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे फॉर्मूलास लिखे थे। बट द क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन हैज ओनली KE, KP एंड KD। सो फार सो गुड। Yes, sir. अब मैंने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखते हैं। The shares of the company are currently selling for 25 rupees. This becomes my P0, called P0 stands for market price of a share. Yes, sir. Today लिख दिया, क्योंकि देखो मेरे बड़े पापा कहते थे फुल स्टॉप कॉमा एंड टेक अ पॉज, मैं वही करता रहता हूँ। It is expected that the company, it is expected that the company will, क्या बोला मेरा बेटा? D1. अरे वाह, स्मार्ट हो गई मेरी लड़की, थैंक यू मेरा बेटा, गॉड ब्लेस यू। A dividend of ₹2 per share, which will grow at 7% forever, यानी constant growth rate. Yes, sir. सर ऐसे क्वेश्चन भी कराओगे जिसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं होगा? हाँ, जब कराऊंगा तब बता दूंगा। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इस क्वेश्चन में कौन से वाला फॉर्मूला लग गया? ये वाला। Yes, sir. हमारा D1 कितना? 2. हमारा P0 कितना? 25. हमारा ग्रोथ कितना? 7%. 7% मीन 0.07 बेटा। Yes, sir. नाउ अब आप कैसे सॉल्व करोगे? 2 divided by 25 which comes out to be 0.08 plus 0.07, 0.15 into 100. 15. थैंक यू, हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलते हैं आगे। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों को मैं एक चीज सिखाता था, मैथ्स। ये ना मैथ्स कई बार आपको अभी नहीं तो आगे किसी और चैप्टर में जरूर काम आए। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 प्लस P0G अपॉन P0। मैंने P0 का एलसीएम ले लिया ना बच्चा, राइट? कुछ तो बोलो यार। Yes, sir. बोलते ही नहीं यार, ऐसे लगता है मैं दीवाना से सर मार रहा हूँ। तुझे आइला क्या बोली अक्षिता? यस सर। बड़ी बेकार लड़की यार। तो P0 माइनस P0G इज इक्वल टू D1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? हाँ जी सर। P0 कॉमन फैक्टर, तो K माइनस G इज इक्वल टू D1 लिख सकता हूँ? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों?
कुछ क्वेश्चंस में आपको मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर नहीं दिया होगा, तो सर कैसे निकालोगे ऐसे? और तभी करके कुछ स्कूल टीचर कहते हैं बेटा फॉर्मूला रट लो, आजा ना चला बोले तो आजा रट ला। क्यों रट लो? मुझे पता है इससे डिराइव हुआ है। याद कर लो अच्छी बात है, बट कभी भूल जाओ तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला से डिराइव हुआ था, P1/P0 + G से। और वो फॉर्मूला तो लिखते लिखते पता नहीं आपको कितना प्यार हो जाता है उससे। राइट अक्षता? Yes, sir. संजू? Yes, sir. ऑलराइट, चलते हैं आगे बेटर। ना एज्यूमिंग 30% टैक्स हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। यस, अब मेरी बारी। हमने कॉस्ट ऑफ डेट तो अभी तक निकाली नहीं, हमने कॉस्ट ऑफ डेट तो अभी तक निकाली नहीं। मेरा पहला सवाल आप बच्चों से, इज इट ए रिडीमेबल डेट और इररिडीमेबल डेट? Irredeemable. थैंक यू। क्वेश्चन साइलेंट if it means debt is issued at and there is no flotation, Cost. जो रेट है वही बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। Yes, sir. इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया कि whenever debt is issued at par and there is no flotation cost, rate becomes cost of debt before tax. Rate becomes cost of debt Before tax. before tax. Since rate becomes cost of debt before tax, तो ठीक है 10 into 1 minus 0. यानी थर्ड पार्ट। सर थर्ड पार्ट लिखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी तो निकालना है। फिर से क्वेश्चन ने प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो दे आर irredeemable. Since they are irredeemable and silent है, so they are also issued at and there is no flotation, तो जो उसका रेट ऑफ डिविडेंड है वही बन जाएगा कॉस्ट ऑफ Preference share. और इसमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स करने की जरूरत नहीं है. वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता तो शायद करना पड़ता है। राइट? Yes, sir. थैंक यू। सो द रेट इज 10%। अब मुझे क्या निकालना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्यों? देखो सबसे पहले हमने किसको फाइंड आउट किया बेटा? X. क्या बोला आपने? X. क्या करेगी ढूंढ के यार? हाँ तो क्वेश्चन में मांगा है. अच्छा, मैं एक्स से पता नहीं कहाँ पहुंच गया था यार। सॉरी संजय। कॉम्प्यूटेशन ऑफ Overall. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ मैंने लिखा पुत्र W, यहाँ मैंने लिखा X और यहाँ लिखा W। ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो ज्यादा बेटर है। KD, KP, K। हमारे पास KD कितना है पुत्र? 7. हाँ 7 बोलना, परसेंटेज को खा जाना थोड़ी देर के लिए, सीधा आंसर में लगा दे। और अभी वेट की बात थोड़ी देर बाद करें। KP कितना है पुत्र? 10. और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15. 50। अब मुझे क्या निकालना है? वेट्स। Yes, sir. देखो मेरे पास वेट्स निकालने के दो तरीके हैं। Book value. इधर देखो बेटा, नहीं बुक वैल्यू तो है, वो तो वो ही है, बट उस वेट्स को मैं कैसे लिखूं? यहाँ W को प्रेजेंट कैसे करूं? परसेंटेज टर्म में प्रेजेंट करूं या अमाउंट टर्म में प्रेजेंट करूं? जिससे मर्जी कर ले, आंसर सेम ही है। तो आज इस क्वेश्चन को समझाते वक्त मैं बच्चों को दोनों मेथड से सिखाऊंगा, सो दैट आपको जिस क्वेश्चन में जो इजी और कंफर्टेबल लगे उसी को लगा ले। लाइक संजय, अगर हम इस क्वेश्चन पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मींस बुक वैल्यू वेट्स। Yes, sir. मेरी ये थोड़ी सी ड्राइंग कट गई है। ये था 80 लाख, Yes, sir. 20 लाख, 60 lakh. 60 लाख। मतलब कॉमन फैक्टर काट दिया, Yes, sir. एलसीएम लेके मिनिमाइज कर दिया। अरे कुछ तो Yes, बोला sir. हमने यार, Yes, sir. फिर मेरे को वही फीलिंग आती है। अच्छा, लिखते वक्त ध्यान देना, डेट था 3, प्रेफरेंस था 1 और इक्विटी था 4, 21।
10 and 60 91 और ये कितना है 8। भाई समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू करना ना मेरा बेटा। Yes, sir. मेरा आंसर आ गया 11.375। मेरा आंसर आ गया पुत्र 11 पॉइंट। ये देखो ये रहा। उनको मत देखना उन्होंने क्या किया, मैं वो भी सिखा दूंगा। अब यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे पूछा संजय कि सर Yes. आपने इंटू 100 क्यों नहीं किया इस बार। मैं कहा बच्चों ये ऑलरेडी क्या थी, Percent है. इसीलिए नहीं किया इंटू 100। ठीक है। Yes, sir. तो दूसरी, हाँ बेटा। जैसे ही x की वैल्यू सब परसेंटेज में है बट w वाली नहीं है, तो फिर ऐसे डिफरेंट नहीं होगा। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसकी परसेंटेज को इग्नोर कर दिया ना। मैंने 7% का 0.07 थोड़ी लिखा, मैंने तो सीधा 7 लिख दिया ना बेटा। मैंने 7% का मतलब 0.07 तो नहीं लिखा ना पुत्र। जैसे देखो, जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ग्रोथ रेट लिखा था आपने 7% की जगह क्या लिखा था 0.7. 0.07। इसीलिए आपको फाइनल आंसर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था। 100 से. जब मैंने WX निकाला मैंने कहा मैं परसेंटेज ही खा जाता हूँ यार। तो जब मैंने परसेंटेज में उसको कन्वर्ट ही नहीं किया तो उसे वापस 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इज दिस पॉइंट क्लियर पुत्र। Yes, sir. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। कुछ लिखना है यहाँ से संजय। Yes. Yes, sir. और इनका वेट कितना था पुत्र, एक सेकेंड। मैथ्स की परसेंटेज निकालना सब बच्चों को आती है। लेट्स से आपके 3 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए 4 आउट ऑफ 8 यानी 80 लाख आउट ऑफ 160। तो कितना परसेंटेज हो गया 80 अपॉन 160, 50% यानी 0.5। Sir. 1 अपॉन 160 लैक्स काट दिया ना बेटा, या 1 अपॉन आप जो कर लोगे ये आगे आपका 1 ये था कितना 20 लाख था सॉरी 2 अपॉन 160 तो ये आ गया आपका 0.125। सर 0.125 कैसे आया अक्षता प्लीज कंफ्यूज मत होना बेटा। 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 60 लाख बेटा यस सर। इज इक्वल टू का बटन दबाओ 0.125 आ गया। यानी मैंने जब वेट्स निकाले तो उसको अभी इंटू 100 नहीं किया। लिखा है लेकिन किया नहीं है। समझ गया बेटा मेरी बात। हाँ जी सर। Similarly 3 out of 8 is 0.375 so 0.375 0.125 and 0.500। तो मतलब ये भी हमने परसेंटेज में नहीं किया ना। नहीं इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया कर दिया है बच्चों, तभी तो इंटू 100 नहीं किया अभी तक। वो उसको इनडायरेक्टली जो परसेंट था उसको हमने डिवाइड बाय 100 करके ही तो लिख लिया, तभी तो इंटू 100 नहीं किया बच्चा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं वेट्स को फ्रैक्शन में लिख देता हूं, आप समझ गए ना बच्चों फ्रैक्शन। अगर मैं देखो एक था वेट्स के मैंने एब्सोल्यूट अमाउंट्स लिख दिए थे, पीछे देखो बेटा 314 राइट। एक है मैंने वेट्स का क्या लिख दिया पुत्र फ्रैक्शन। जब मैंने वेट्स को फ्रैक्शन में लिख दिया उस केस में जो मेरा आंसर आया मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। ये मेरा परसेंटेज ही तो आया क्योंकि इसकी मैंने परसेंटेज अभी तक लगाई नहीं। मतलब इस केस में मुझे W से फिर भी डिवाइड करना पड़ा क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट अमाउंट लिया था उसका।
Yes. इस केस में मैंने तो एब्सोल्यूट अमाउंट थोड़ी, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था। फ्रैक्शन का टोटल तो 1 ही बनता है, तो मुझे पहले से ही पता है जो मेरा WX का आंसर आएगा वही मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्लियर पुत्र मेरी बात? इज दैट क्लियर अक्षता, संजया, Yes, sir. माधुरी, जैकलीन? ओके, ये लो ऐसे ही बोल दिया यार। अरे माधुरी दीक्षित नहीं बता, जैकलीन फर्नांडिस नहीं बता आपको? सर कुछ भी बोलते हो आप यार, बड़े बेकार आदमी हो आप यार। मुंह पे तो बेइज्जती मत किया कर यार। फाइव पॉइंट थ्री को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा। सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंट? ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इलस्ट्रेशन 5.3 कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी हमें क्या निकालना है, के। अब देखो आज मैंने एक चीज नहीं बोली और संजय ने मुझे रोका भी नहीं, ना ही अक्षता ने रोका, ना ही जैकलिन ने रोका। क्या नहीं रोका सर? बेटा मैं जब भी फॉर्मूला लिखता था ना, मेरे बड़े पापा ने मुझे एक छोटी सी चीज सिखाई थी, फॉर्मूलाज को देखो। देखो क्वेश्चन मत सॉल्व करो, मतलब जितनी बारी क्वेश्चन लिखो उतनी बारी फॉर्मूला लिस्ट देख लो। अब देख देख के ना मेरे दिमाग में छप गया। क्या छप गया? कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक था डिविडेंड का फॉर्मूला, एक डिविडेंड विद ग्रोथ वाला, एक इक्विटी विद ग्रोथ वाला, और एक था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वाला। यानी कितने फॉर्मूला थे? 5। मुझे क्या पता किस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा। 99.9% ऑफ द केसेस में साला D1/P0 वाला ही लगता रहता है। इस चक्कर में क्या होता है, हम बाकी फॉर्मूलाज अक्षिता जी भूल जाते हैं। तो मेरे बड़े पापा कहते थे द बेस्ट वे टू रिमेम्बर इज व्हेनेवर यू डू रिपीट क्लास वर्क, मुझे मेरे निकनेम से बुलाते थे, बताऊंगा नहीं, तो पुत्र एक काम किया कर, साथ साथ ना लिख मत। जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको लिखता रहे। देखो मैं आपको पढ़ाते वक्त भी लिखता रहता हूँ, बट देख सबको लिया कर। तो मैंने देख लिया और अपने मन में रिकॉल कर दिया। नाउ योर कंपनी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एज 20 रिसेंटली, यानी रिसेंटली मींस the company has paid means just paid, has paid means यानी D0 sorry 1 minute. And investor market expect a growth rate of 5%. 5%. So far so good. Yes, sir. खत्म। सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन से वाला बेटा? D1/D0 D1 का फॉर्मूला D0 1 plus D0 कितना है? 1 तो D1 कितना आ गया? 1.0. अब देखो फ्रैक्शन में लिखा है ना बेटा, तो इसका मतलब इसको हमने ऑलरेडी परसेंटेज में लिख लिया, तो इसको अब इसके केस में मुझे इनटू 100 बताओ करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा। थैंक यू। 0.2625। नहीं आपका मैथ्स ठीक है बेटा, 0.0525 आ रहा है मेरा तो, और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना आ गया इसका फाइनल आंसर? 10 पॉइंट, देखना बेटा कितना आ रहा है? 25। हाँ। अब ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था पुत्र, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट था, और जो मैंने एक छोटी सी चीज सिखाने की कोशिश की उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। एक उसकी वजह से और एक उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है।
कहते हैं इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, मेरे बड़े पापा कहते थे फुल स्टॉप कॉमा एंड टेक अ पॉज, मैंने ले लिया। कहते हैं सेकंड पार्ट के लिए आप एज्यूम कर लो कि आपकी इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 8%. 0.08, and the anticipated growth rate is 5%. 5% means 0.05. Calculate the market price. If dividend is to be paid, if dividend is to be paid, if dividend is to be paid. कहो ना प्यार है, प्यार है। तो याद है अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया था? यस सर। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो डेरिवेशन से खुद निकाल देना वापस फॉर्मूला। ना भी निकालना, इधर देख मेरा बेटा। संजय कहती सर मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है, मैं आपकी तरह वेली नहीं हूँ। यार ऐसे मत बोला कर सकते, गंदी बात। कहती सर मैं चुपचाप इस फॉर्मूला को लगा दूंगी और P0 को सॉल्व कर लूंगी मैथ्स में, है ना भाई। बट उसमें हो तो जाता है, लेकिन आपको पता है मुझे मैथ्स और मैथ्स के बॉर्ड मास से बॉर्डर लगता है, ब्रैकेट ऑब्लिक डिवीजन पता नहीं क्या क्या, मैं इसीलिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। B1 कितना है बच्चा पार्टी? 1. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 0.08. और ग्रोथ कितना है? 0.5. 33.33%. ओ परसेंट नहीं आएगा मेरी माँ। हाँ सॉरी, रुपीज। ये कौन बोला था परसेंटेज? संजय। मैंने अपनी मम्मी को सही पहचाना था, छोटी मम्मी। ऑलराइट, क्लियर है पुत्र मेरी बात? सो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस यही था कि यही एक ऐसा क्वेश्चन है, आई थिंक एक आधा और होगा, जिसमें आपको वो जो फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के नया फॉर्मूला बनाया था वो लगाना पड़ा। तो अपनी फॉर्मूला की लिस्ट में पुत्र उस फॉर्मूला को प्लीज अपडेट कर लेना। इसीलिए मैंने आपको 1-2 पेज छोड़ने को बोला था जहां पे आपने फॉर्मूला की लिस्ट रेडी करी। सर एक सेकंड फोटो ले लो। ऑलराइट, अच्छा एक काम करते हैं बच्चा पार्टी, मुझे लगता है मेरे बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाओगे पुत्र, सुन रहे हो बेटा मेरी बात, अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। बट मुझे याद दिला देना, आप बुक से आंसर चीटिंग मत करना, खुद सॉल्व करना। आंसर आ जाए अच्छी बात, नहीं आए तो कहना सर करा दो, बुक से कंपेयर नहीं करना। थैंक यू। नाउ अब चलते हैं आगे। 5.5 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। इस क्वेश्चन के थ्रू एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिखा दिया बच्चों, आप इस क्वेश्चन को जस्ट गो थ्रू कर लो एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक। ऑलराइट गाइस, हम बात करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 5.5, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। इससे पहले मैं आगे चलूं, संजय आपके पास 11th में मैथ्स था? नो सर। 6th 7th 8th में तो था। यस सर। देखो ये चीज आपको काम आएगी जब हम स्टार्टिंग के 1st 2nd 3rd 4th चैप्टर भी करेंगे। अक्षिता आपके पास था? नहीं सर। मेरे पास था और मैं फेल होता था बेटा, वो रिकॉर्डिंग में बोल दिया। मैं आपको पता है संजय, मैं ऑन रिकॉर्ड ही बोलता हूँ, रिमेम्बर अपनी 10th की परसेंटेज भी बताई हुई है, मैं नहीं शर्माता यार। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूँ, सच्चाई सच्चाई, बिकॉज आई हेट लाइज।
ओके, ये एक ऐसा कोई फॉर्मूला किया था मेरे बच्चों ने? नहीं। ओए, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला बचपन में नहीं किया था? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁻n या t, कुछ भी बोल दो। क्या हो गया सर यार? 1+r नहीं, वो HR लग रहा है है। तो वो HR लग रहा है, 1+r नहीं लग रहा। तभी मुझे लगा कि ये कौन सा फॉर्म है। HR? मैं कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ यार तुम्हें? तुम तो मेरी बेइज्जती, तुम जरा मिलो मेरे को एक दिन, बताता हूँ मैं। अब ठीक है मैडम? यस सर। ओके, एन बोलो या टी बोलो, डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला करते होते थे बच्चे ऐसा कुछ। वो बचपन में ना टीचर, स्कूल वाली टीचर छोटे छोटे क्वेश्चन कराती थी, बेटा आज आपकी जेब में 1 लाख रुपए, आप खुश हो जाते थे। आपने उसे बैंक में डिपॉजिट रख दिया क्योंकि आप बनिया हो, आप और खुश हो जाते थे क्योंकि अब तो 1 या 2 साल बाद मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो बताओ आज से 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? तो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैं बताऊं, मैं बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला बोलते थे ना ऐसे। यस सर। तो बेटा उसी फॉर्मूला को आज हम शुरू कर रहे हैं। ये छोटी सी बात आज जो सिखा रहा हूँ, कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में मैं बहुत डिटेल में यूज करूंगा और कैलकुलेटर यूज करना सिखाऊंगा। तो आप लोगों के पास ऐसा कैलकुलेटर होना चाहिए। अबे दिख जा, यस सर। क्या? कैसियो का या जो भी आते हैं, जो 10 या 12 डिजिट हो, जिसके अंदर M+M-MRC वाला फॉर्मूला भी हो। ऑलराइट। यस तो सर। कहना है से बच्चों, अमाउंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज पर दिस क्वेश्चन बिकम्स फ्यूचर वैल्यू। पी जिसे आप प्रिंसिपल अमाउंट बोला करते थे, उसे हम फाइनेंशियल प्रेजेंट वैल्यू। मैनेजमेंट। वेरी गुड मेरा बेटा। आर स्टैंड्स फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर, ऑब्लिक के, यानी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीख रहे हैं उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर। सर डिस्काउंटिंग फैक्टर, एन्युटी फैक्टर, हाँ बता दो, ग्रोथ रेट फैक्टर, कुछ भी बोल लो। तो ये आर विल कीप ऑन चेंजिंग, कभी आर के ओ बन जाएगा, कभी आर जी की फॉर्म ले लेगा। बट कहने का मतलब ये है, जब भी, अब ये छोटी सी एक और बात ध्यान देना, जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू को लेफ्ट मतलब फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, तो आपको उसे 1+r से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। थैंक यू। दिस 1+r in account, sorry, financial management is called compounded value factor, called CVF। CVF के भी 2 टेबल्स होते हैं, मैथ्स में भी पढ़े थे, FM में भी पढ़ोगे। 1 रुपी टेबल एंड एन्युटी। अभी रुक जाओ बेटा 1 मिनट और। अब मैं इस फॉर्मूला की ना टांग तोड़ रहा हूं, इधर देखना बेटा। कैन आई राइट इट लाइक दिस मेरा बेटा? यस सर। कैन आई री राइट इट लाइक दिस मेरा बेटा? यस सर। तो बच्चों, कैन आई से, ये मेरी FV कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू है बेटा। यस सर। फ्यूचर को अगर प्रेजेंट में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/1 प्लस, और से। विच इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर। थैंक यू, कॉल्ड PVF। और PVF के भी 2 टेबल्स होते हैं बच्चों, एक 1 रुपी टेबल और एक। एन्युटी। तो ये चीज मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बता दूंगा वहां पे थोड़ा सा मुझे बताया, मैं ये ड्राइंग ही दिखा दूंगा, इसीलिए मैं इन शीट्स को भी सेव कर रहा हूँ। कि बच्चों जब भी आप इधर देखो बेटा, प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हो तो आप फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इसको FVF भी बोल देते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कॉल्ड कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आप फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 1/1 प्लस r⁻n कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। Whether it is present value factor or it is future value factor, they are of 2 types, 1 rupee table and एन्युटी टेबल। sir annuity table कब यूज होता है? When a fixed amount
is involved year after year called period after period. सर एज इन मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आज 100 रुपए बैंक में डाले एंड आई वांट टू नो 10 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे. एक एग्जांपल हो गया बेटा. Yes. सेकेंड एग्जांपल, मैंने 100 रुपीज पर एनम एवरी ईयर डाला, मतलब हर साल 100 डालता. हाउ मच आफ्टर 10 years? तो हो क्या रहा है दोनों केसेस में, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा हूँ. तो मुझे कौन सा टेबल यूज करना है? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कॉल्ड कंपाउंड वैल्यू फैक्टर. बट फर्स्ट वाले में 1 रुपी टेबल यूज होगा और दूसरे वाले में Annuity. एन्युटी तब यूज होता है when the same amount is invested or is taken into consideration in the question year after year and amount also remains कांस्टेंट. थैंक यू. इज दिस, और ऐसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में होगा जब आप फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में लाओगे, अगर वो अनइवन अमाउंट्स है या सिंगल अमाउंट है, प्लीज फाइंड माय वर्ड्स, अगर वो अनइवन अमाउंट है या सिंगल अमाउंट है तो 1 रुपी टेबल, और अगर कांस्टेंट अमाउंट है फॉर ए कांस्टेंट पीरियड तो Annuity table. थैंक यू बेटा. नाउ मैं आ गया आपके साथ आज के लास्ट क्वेश्चन पे. अब मुझे टाइम नहीं लगेगा समझाने में, मुझे लगता है. हाँ, मेरे लिए क्वेश्चन संजय आप पढ़ सकती हैं प्लीज. Find out the growth rate of the company given that the company follows a policy of fixed BP ratio. मेरी बात. Also, अब फिर वो क्या करती लड़की यार, ये लड़की है थोड़ी सी बुद्धू, रुकती नहीं है. अब हमें पता है हमें सबसे पहले क्या निकालना है छोरी, ग्रोथ रेट. ना ग्रोथ रेट जो निकालना है मेरा बेटा, सर आपने तो ग्रोथ का एक ये वाला फॉर्मूला सिखाया था. yes. बट आज एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने के लिए बी मुझे क्या चाहिए, Retention ratio. थैंक यू मेरा बेटा. और ये क्वेश्चन में तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए रिटेंशन रेशियो दे ही नहीं रखा. सर आपको कैसे पता, पढ़ लेते हैं. पढ़ मेरा बेटा. Shares of XYZ Limited are currently selling at 170 rupees each. The company has been. कैन आई राइट इट लाइक दिस मेरा बेटा? Yes, sir. The company has been regularly paying dividends for last several years as follows. Year अच्छा, ये one. बात आपको पता है, डिविडेंड उसने बता दिए कितने कितने दे रही है, और आपको ये भी पता है कि आज के डिविडेंड के बाद 1 साल बाद जब दूंगा तो कितना ग्रोथ होगा, X%. सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर पे जाऊंगा तब भी अमाउंट वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज कितना ग्रोथ हो. Same X. थैंक यू. तो संजय आज के बाद एक काम और कर दियो बेटा, नेक्स्ट क्लास से पहले हम Yes. उसका भी मेरे को पीडीएफ बना देना. पीछे ना 5-6 पेज का बेटा टेबल दे रखा है जिसमें 1 रुपी टेबल, एन्युटी टेबल, ये सब है. तो इन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं, जो मैं आज तो आपको बिना दिखाए काम चला लेता हूँ क्योंकि है नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में उसको टेबल के साथ भी समझा दूंगा. ठीक है पुत्र? Okay, sir. ओके. नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ईयर 1 को मैं प्रेजेंट वैल्यू ले लूं और ईयर 6 को मैं, Future value. यानी आपका डिविडेंड 12 रुपए से कितना बन गया, 16.07. ये बात क्लियर है? Yes, sir. अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं वो आधे से ज्यादा बच्चे, आप सभी बच्चे गलत बताते हो. मैंने रिपीट किया, मेरा डिविडेंड 12 रुपए से 16 रुपए 7 पैसे बन गया फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 6. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है ये डिविडेंड को ग्रो करने में कितने साल लगे? 5 साल. अरे ये कौन बोला? सर मैं. अपनी कॉपी के पीछे एक चॉकलेट लिख ले, जिस दिन 4 हो जाएगी बता देना, देने आऊंगा अमेजोन के थ्रू, खुद थोड़ी आऊंगा, बहुत पेट्रोल लग जाएगा यार. समझा दे मेरे को. अच्छा लगा, आई लव यू फॉर दैट, बट समझा दो व्हाई 5 years. सर क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो ऑलरेडी हो चुका है ना. नहीं नहीं बेटा नहीं, देखे तेरा रीजन गलत. अब सुनो,
कंपनी प्रॉफिट कब कमाती है, साल के बिगिनिंग में या एंड पे? एंड में। तो पहले साल का डिविडेंड कब दिया, साल के एंड में। तो 12 रुपए कब दिया, फर्स्ट ईयर के एंड पे। तो फर्स्ट ईयर के एंड से सिक्स ईयर का एंड तो कितना बना, 5। यू गॉट इट। मतलब वही था मेरा भी, अब गलत तुम तो बताया मैंने। अब तुम तो वही बात कर रही हो, संता सिंह एंड बंता सिंह, वन एंड द सेम थिंग। बट आपने पांच बिल्कुल ठीक बोला था, बट बच्चों को जो रीजनिंग आप दे रहे थे वो थोड़ा सा समझाने में गड़बड़ जाता है। बट दिस इज एक्चुअल रीजन कि फर्स्ट ईयर कंपनी प्रॉफिट अगर साल के एंड पे करती है तो कंपनी ने डिविडेंड भी कब दिया बेटा, एंड में। थैंक यू। अब सुनना बेटा, इसको मैंने क्या बोला था, फ्यूचर वैल्यू। इसको मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट वैल्यू। और इसको मैंने क्या बोला था, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। थैंक यू। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 16.07। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 12। और ये कंपाउंडेड वैल्यू फॉर हाउ मेनी इयर्स, 5। संजय आपको एक काम अभी करना पड़ेगा बच्चों साथ साथ। यस सर। या मैं यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ अपना ये पीछे का स्क्रीन हटा के, एक सेकंड। एक मिनट दे दे बेटा, अभी बताता हूँ। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, जरा इधर ध्यान देना। 116.07 डिवाइडेड बाय 12, 1.339 अपॉन 1। यानी प्लीज मेरी बात पे ध्यान देना, मैं दो बार ही बोलूंगा, आप कहोगे तो तीसरी बार भी बोल दूंगा। यानी मेरा 1 रुपया बन गया 1 रुपी 339 पैसा। माई 1 रुपी बिकम्स 1 रुपी 339 पैसा इन ए पीरियड, और ए पीरियड ऑफ 5 years। इसका मतलब जो हमारे पास टेबल्स होते हैं उसमें मुझे पीरियड 5 में इस वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सीवीएफ की वैल्यू आ गई है। यस सर। अब सीवीएफ कौन से टेबल में ढूंढना पड़ेगा, 1 रुपी या एनुटी बेटा? सर 1 रुपी। 1 रुपी वाले में। थैंक यू। तो आपके पीछे जहां पे बुक खत्म होती है, पेज नंबर 381 पे डीयू का पेपर होगा। आपके पेज नंबर आगे पीछे हो सकते हैं बेटा। आप मेरी क्लास में। उसके बाद आपके पास ना एक ऐसा टेबल होगा, ये देखो बेटा, जिस टेबल का नाम होगा टेबल ए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो, पूरा तो नहीं देख पाएगा। टेबल ए, A1। सर A1 है क्या? हाँ टेबल A1 बेटा। अब हमारे इस केस में पीरियड कितना है, 5। तो 5 जो पीरियड लिखा है 5, उसको रो वाइज आप ढूंढना शुरू करो, आपको 1.339 कहाँ मिलता है। तो जब आप देखोगे आपको 1.339 मिलेगा, वो आपको 1.339 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 6% पे। आपको 1.339 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, यानी लोकेट दिस वैल्यू CVF 1 रुपी टेबल corresponding to period 5 and select the growth rate. इसका मतलब हमारा ग्रोथ रेट कितना है, 6%। थैंक यू। यानी इस क्वेश्चन और जो अभी तक किए उनमें क्या फर्क था, वहां ग्रोथ दिया था, सीधा सीधा सॉल्व कर देते थे। यहाँ पहले आज क्या निकालना पड़ा, और ग्रोथ निकालने का सर आपने एक ये फॉर्मूला भी सिखाया था, बट आज एप्लीकेबल नहीं है ही नहीं। तो चलते हैं पुत्र आगे, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। हमने ग्रोथ निकाल ली, हमारा ग्रोथ आ गया 6%। हमारा ग्रोथ आ गया बेटा 6%। डन। यस। नाउ अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कहता है बेटा, यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
अब तो संजय कहती सर बड़ा आसान है, के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस P0 तो मैंने पहले ही लिख दिया था बेटा 170। बस संजय मुझे बताएगी इस क्वेश्चन में, संजय सोच के वो देख तो नहीं लिया, संजय ने देख लिया। संजय इस क्वेश्चन में D1 कितना? D1 कितना है? तो 16.07 होना चाहिए। 16.07। मेरी बारी। इस पॉइंट को 3 बारी पढ़ो। फॉर लास्ट। एक बार और बोल दे। इसका मतलब वी आर स्टैंडिंग इन ईयर 7। इट मींस ये जो पीरियड 6 का डिविडेंड है दैट बिकम्स माय। थैंक यू। This was the catch. That's why this question is important. Not only the तो growth. हम 6% इस पे लगाएंगे और फिर yes. अब मेरा बेटा बोलेगा D1 is equal to 16.07 into 1 plus 0.0 17.0342। अक्षरा पुत्र ये बात क्लियर है? यस सर। संजय? यस सर। So far so good? यस सर। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लेके आएंगे आपके साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सर 1 सेकंड आप स्क्रीन ऊपर कर देंगे? यहाँ पे पुत्र? यस ओके बेटा। सर इसके नीचे नेक्स्ट पेज। सर मेरे को डाउट इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आज किया बेटा। यस सर। हाँ बोल मेरा बेटा। सर कि आपने जैसे 5 इयर्स बोला कि 5 इयर्स होंगे, ईयर एंड का हम काउंट करता है, तो सर फर्स्ट ईयर का भी तो काउंट होगा मतलब? नहीं बेटा, मेरी एक छोटी सी बात ध्यान से सुनो। आपका डिविडेंड 12 रुपए से 16 रुपीज 7 पैसा हुआ था पुत्र। यस सर। बट चलो डेट वाइज बात करते हैं, आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। लेट्स से हम कैलेंडर ईयर ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। 1 जनवरी 2001 और आपने डिविडेंड कब दिया? 31 दिसंबर 2001 को। यस सर। तो आपके डिविडेंड की ग्रोथ 12 से 16.07 कब से स्टार्ट हुई? 1 जनवरी से या 31 दिसंबर से? दिसंबर से। क्योंकि डिविडेंड तो आपने पहली बार 31 दिसंबर को दिया है। तो बताओ इसके बाद कितने साल आए? 2002, 3, 4, 5, 6, 5। कितने साल आए? 5 years। क्योंकि 1 तो एंड हो चुका है ना पुत्र। यस सर। थैंक यू, दैट वाज द कैच। तो इसीलिए मैंने लिखा नहीं था, मुझे लिख देना चाहिए था, मेरी गलती। आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया पुत्र। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बिकॉज़ एट टाइम्स व्हेन द पीपल विल वॉच द वीडियोस दे माइट बी कंफ्यूज कि सर ने बोला था यार समझ नहीं आया, मुझे लिखना चाहिए था। थैंक यू। कभी भी ऐसा छोटे से छोटा डाउट भी आए, बंदा हाजिर है। तो इज दिस पॉइंट क्लियर संजय? यस सर। All right guys, rest will continue in the next class. Till then, bye bye. Hello.